जी बी पार्ट की तरफ चलते हैं। चैप्टर 10 को कंटिन्यू करेंगे इसमें, और इसमें जो बाकी के हमारे टॉपिक्स हैं ये कवर करेंगे। यानी इस बी पार्ट में हमारी कोशिश होगी कि हम इस चैप्टर को भी वाइंड अप करें। पढ़ना भी हमने नेक्स्ट हमारा टॉपिक डिमांड ऑफ मनी। डिमांड ऑफ मनी वैसे तो देख के आप समझ गए होंगे कि इसमें वो कहना क्या चाहता है। इसी तरह सप्लाई ऑफ मनी, लेकिन जो आपके माइंड में इसका मतलब आ रहा है वो गलत है। एक तो हम जैसे आपने चैप्टर 2 में पढ़ा कि हम डिमांड कर रहे हैं चीजें वो, और हम चीजें सप्लाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, बहुत आसान है कैसे हम इंटरेस्ट रेट को मार्केट में डिटरमिन करते हैं, और फिर उसके बाद ये भी करेंगे कि हम क्या इस इंटरेस्ट रेट को चेंज कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ना है। और इसके अलावा केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, जिसको केन्स लिक्विडिटी थ्योरी भी, क्योंकि वो लोग अपने पास जो है वो ज़्यादा कैश होल्ड करना पसंद करते हैं। फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक थ्योरी है जिसको फिशर ने प्रेजेंट किया, वो थ्योरी भी देखेंगे। आसान सी डिस्कशन है आज, कोई इसमें टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहले डिमांड ऑफ मनी। डिमांड ऑफ मनी क्या है? डिमांड ऑफ मनी ये है कि लोग क्यों ये नोट अपने पास रखना चाहते हैं, ये इसका मतलब है। एक तो आपको इसका मतलब समझ में आया होगा कि डिमांड ऑफ फॉर मनी, के लोग जो मनी डिमांड कर रहे हैं, और मनी तो आपको पता है, हमने अभी पढ़ा है ये पार्ट में कि डिमांड ऑफ मनी जो है वो कई किस्म की हो सकती है। 6 टाइप्स हमने पढ़ी है। कमोडिटी भी हो सकती है, मेटालिक भी हो सकती है, पेपर हो सकती है, फेट मनी हो सकती है, क्रेडिट मनी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मनी हो सकती है। लेकिन डिमांड ऑफ मनी में वो कह रहा है कि इस नोट की डिमांड लोग अपने पास ये क्यों रख रहे हैं, लोग अपने पास ये क्यों रख रहे हैं, ये इसकी डिमांड, ये कहलाता है डिमांड ऑफ मनी। डिमांड फॉर मनी इज द अमाउंट विच पीपल विश टू होल्ड, के लोग जो अपने पास रख, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट, यानी जो पैसा आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर उसका क्या करेंगे, अपने पास ही रखेंगे। या आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे सेविंग है, पर ये सेविंग है नहीं। हाँ है, पर ये है नहीं सेविंग्स। मैं भी कह रहा हूं कि ये सेविंग की तरह है, पर है सेविंग नहीं है ये। डिमांड फॉर मनी इज द अमाउंट विच पीपल विश टू होल्ड इंस्टेड ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट। डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट, ये तो आपका फेवरेट हो गया ना, इंटरेस्ट रेट। अच्छा, ये इंटरेस्ट रेट, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, बताएं कौन सा इंटरेस्ट रेट होगा? ये मार्केट का इंटरेस्ट रेट होगा, शाबाश, ये होगा मार्केट का इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट है 10%, आपको बदले में 10% मिलेगा। आपको बदले में कितना मिलेगा? 10%। एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, आपको बदले में मिलेगा 50%। एक ऑप्शन क्या थी? 10%। दूसरी ऑप्शन क्या है? 50%। किस केस में, किस सूरत में पैसा आप अपने पास रखेंगे, किसी और को नहीं देंगे? मनी डिमांडेड। किस केस में आप पैसा अपने पास रखेंगे और आगे किसी और को नहीं देंगे? बताएं शाबाश। इस सूरत में हमें कम पैसे मिलेंगे, हम क्या कम पैसे, हम थोड़े से पैसे हमें मिलेंगे बदले में, तो हम मनी डिमांड क्या करेंगे? ज्यादा नहीं करेंगे हम, सॉरी, हम मनी डिमांडेड क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे, हम ज्यादा अपने पास रखेंगे। जबकि यहां पे पैसे जो है वो हमें ज्यादा मिल रहे हैं। अब जब ज्यादा पैसे मिलेंगे तो हम नेक्स्ट बैंक में ट्रांसफर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें इंटरेस्ट मिले। ये क्या था, ये क्या बताया मैंने कि मनी डिमांडेड, अपने पास जो मैं पैसे रख रहा हूं। अब अगर इंटरेस्ट रेट मुझे बहुत ज्यादा मिल रहा है तो मैं अपने पास थोड़े से पैसे रखूंगा, मैं आगे किसी और को पैसे दूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, लोन दूंगा, ताकि वो मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे।
तो जब ज्यादा प्रॉफिट देगा तो मैं अपने पास पैसे नहीं रखूंगा, बल्कि उसके पास उसको दूंगा पैसे, और ले लो और ले लो। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम होगा मैं कहूंगा जा भाग जा, कोई पैसा नहीं है, तो पैसे उसको नहीं दूंगा। क्लियर? इसका मतलब इंटरेस्ट रेट और मनी डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है। अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, अपने पास में पैसे नहीं रखूंगा, अपने पास पैसे नहीं रखूंगा, डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी और लैंडिंग मेरी कैपेसिटी पावर वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे जो है वो बदले में ज्यादा मिल रहा है। लेकिन अगर बदले में जो है वो थोड़े से पैसे मिलेंगे, इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो फिर मैं आगे किसी और को पैसे नहीं दूंगा, मैं कहूंगा यार आपके पास पैसे रखवाने का फायदा कोई नहीं होगा, तो मैं खुद अपने पास पैसे रखूंगा। ठीक है, ये आप होल्डिंग मनी का कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा, डिमांड फॉर मनी कम, इंटरेस्ट रेट कम, डिमांड फॉर मनी ज्यादा, और इस इंटरेस्ट रेट को हमने नाम दिया प्राइमरी डिटर्मिनेंट। और आपको पता है जो भी प्राइमरी डिटर्मिनेंट होता है उसकी वजह से वो कर्व बनता है। तो डिमांड ऑफ मनी का कर्व किसकी वजह से बनेगा? इंटरेस्ट रेट की वजह से ये बना होगा। मनी डिमांडेड का ये कर्व इंटरेस्ट रेट की वजह से। अच्छा, दूसरे भी फैक्टर्स हैं, बिल्कुल दूसरे फैक्टर्स हैं, फिर उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ये मनी डिमांड कर्व ये शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब तो इजी पैसा आ गया, जैज़ कैश, मोबाइल अकाउंट, पहले तो ये सब नहीं हुआ करते थे। तब जब आप सैलरी लेते थे तो क्या करते उसका? कैश में रख रहे हैं, पूरी सैलरी जो है वो आपको कैश में मिलती थी। लेकिन अब आपको पता है कि आपका अकाउंट है, आप कहते हो कि नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं सैलरी लेके घर जाऊंगा तो रास्ते में कोई मसला ना हो जाए, और इतने ज़्यादा पैसे वैसे भी कैरी करना अच्छी बात नहीं है, आप बैंक में करवा दें। डिमांड फॉर मनी के बारे में क्या बताया? होल्डिंग ऑफ मनी, इसको आप होल्ड कर रहे हो। बताएं, जब आपका बैंक अकाउंट आ गया तो आप देखते हैं कि लोग अब अपने पास नहीं रखते, आपका दोस्त अपने पास पैसे नहीं रखता, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि चले गए तो मुझे ही कैश देना पड़ेगा, कहीं चाय पीने गए तो मुझे कैश देना पड़ेगा, खाना खाने जाएंगे तो मुझे कैश देना पड़ेगा। ये वजह नहीं होती। हाँ, आप कह सकते हो कि ये वजह है, पर ये नहीं। अब मनी जो है वो आपका है, ये सेफ है, आपके अकाउंट में पैसे आपके सेफ पड़े रहेंगे। और दूसरी बात ये कि इजीली एक्सेसिबल नहीं है टू स्पेंड, इसीलिए भी हम अकाउंट में रखते हैं। चलें, वो तो बात और हो जाएगी, लेकिन मुझे ये बताएं, क्या अब सैलरी जो है वो लोग कैश में लेते हैं? नो। लोग क्या करते हैं? मेरे बैंक में ट्रांसफर करवा दे, अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, अकाउंट कोई भी हो सकता है। तो पेस ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन की वजह से, पेस ऑफ फाइनेंशियल, पेस तेजी कहते हैं, पेस को कहते हैं तेजी को, अब फाइनेंशियल तब्दीली, डेबिट कार्ड आ गया, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की एग्जांपल हो सकती है ये इजी पैसा, जैज़ कैश, ब्रिंग अ न्यू वे ऑफ स्पेंडिंग मनी। दीज फाइनेंशियल इनोवेशन रिड्यूस द नीड टू होल्ड 100 रुपया। These financial innovation reduce the need to hold money and will cause a leftward shift in MD curve. ठीक है, फाइनेंशियल इनोवेशन की वजह से क्या हुआ? इसकी डिमांड कम हो गई। अब बात समझ आई होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट बताएं साहब, लेवल ऑफ जीडीपी। लेवल ऑफ जीडीपी ज्यादा, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा, लोगों की इनकम ज्यादा, तो कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। कंजम्पशन बढ़ने के लिए लोग ज्यादा पैसा अपने पास रखेंगे। लेवल ऑफ प्राइसेस, इफ जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज, फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल सुने। अच्छा, पहले इसकी एग्जांपल सुने, हम इंडिविजुअल की एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर नेशनल इनकम की। आपकी इनकम बढ़ गई, आप पहले एक हफ्ते में एक बर्गर या एक शॉर्मा खा सकते थे, अब आपकी इनकम बढ़ गई, अब आप हफ्ते में 3 शॉर्मा खा सकते हैं, 3 शॉर्मा खा सकते हैं। तो बताएं, हफ्ते में आप कितने पैसे रखेंगे? पैसे कैश इन द फॉर्म ऑफ कैश रखेंगे 3 बर्गर के, 3 बर्गर के। फॉर एग्जांपल एक बर्गर जो है वो 100 रुपए का, फॉर एग्जांपल बर्गर 100, मुझे भी पता नहीं आता। एक बर्गर के पहले आप रखते थे 100 रुपया, अब कितने? 300 रखने पड़ेंगे आपको। बताएं, आप ज्यादा मनी होल्ड करेंगे ना? अब ठीक हो गया। लेवल ऑफ प्राइसेस,
आप सुबह रोजाना नाश्ता करते हैं, नाश्ते का जो खर्चा है वो 50 रुपए का आपका अंडा आता है, 50 रुपए का पराठा और 50 रुपए की चाय, यानी 150 में आपका नाश्ता हो जाता है। क्या हो अगर प्राइसेस बढ़ जाए, प्राइसेस बढ़ के 100 रुपए का अंडा, 100 रुपए का पराठा, 100 रुपए की चाय हो जाए, बताइए शाबाश। अब सुबह में से कितने पैसे लेने पड़ेंगे? 300 अपने पास होल्ड कर रहे हैं। तो लेवल ऑफ प्राइसेस का मतलब ये है कि अगर प्राइस लेवल इंक्रीजेस, डिमांड फॉर मनी इज आल्सो इंक्रीजेस, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, फिर कहेंगे मुझे ज्यादा पैसे दो क्योंकि मुझे चाहिए, जरूरत पड़ सकती है। शिफ्ट इन मनी डिमांड, शिफ्ट कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। प्राइमरी डिटरमिनेंट के अलावा बाकी तीनों डिटरमिनेंट में से किसी एक को भी चेंज करें, मनी डिमांडेड चेंज और शिफ्ट। सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई मींस सर्कुलेशन ऑफ करेंसी नोट्स इन अ कंट्री, सर्कुलेशन ऑफ ये इन अ कंट्री, ये है मनी सप्लाई, इसके सर्कुलेशन, ये मनी सप्लाई। इट इंक्लूड्स करेंसी नोट्स, कॉइन्स, डिपॉजिट विद बैंक्स। देखते हैं वन बाय वन इसको स्टडी करेंगे। अच्छा ये देखें, गवर्नमेंट हैज अल्टीमेट कंट्रोल और मनी सप्लाई, इसको 5 स्टार करें, इसको 5 स्टार करें। गवर्नमेंट हैज अल्टीमेट कंट्रोल, अब अल्टीमेट को डबल अंडरलाइन करें। गवर्नमेंट हैज अल्टीमेट कंट्रोल और मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। अच्छा आप इधर लिखें, इधर लिखें, आप ऐसे करें, ये बनाएं, वालिद और ये बेटा, एक लाइन ऐसे बनेगी, बेटे का वालिद के ऊपर नो कंट्रोल, ऐसे ही है ना, फुल कंट्रोल होता है कि नहीं? कंप्लीट कंट्रोल होता है इनका। लिख लिया आपने? ओके, अब इसके साथ ऐसे लिखे, ये बेटा क्या है? ये बेटा इंटरेस्ट रेट है, ये क्या है? मनी सप्लाई। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट मनी सप्लाई को इफेक्ट नहीं करेगी, जबकि मनी सप्लाई की वजह से इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहेगा। यानी मनी सप्लाई में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो, सॉरी, इंटरेस्ट रेट में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करे, जबकि मनी सप्लाई, इसकी वजह से ये इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहेगा। गवर्नमेंट हैज अल्टीमेट कंट्रोल और मनी सप्लाई, पहले आपको कंफ्यूज करूंगा उसके बाद बताऊंगा, ये पहले आपको मैं कंफ्यूज करूंगा, लेकिन आप तो अच्छे बच्चे हैं, अब तो आपको बात समझ आ गई होगी। सप्लाई ऑफ मनी इनवर्सली अफेक्ट इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब सप्लाई ऑफ मनी और इंटरेस्ट रेट का इनवर्स रिलेशन है। मतलब क्या इसका? मतलब यह है इसका कि जब मनी सप्लाई इंक्रीजेस तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस, मनी सप्लाई डिक्रीजेस तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस। इसका दूसरा मतलब क्या ये नहीं हो सकता कि जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस तो मनी सप्लाई इंक्रीजेस, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस तो मनी सप्लाई डिक्रीजेस? हो सकता है ना? हो सकता ना? ये हो सकता है ना? नहीं हो सकता। हाँ, ये वो काम नहीं है, वो काम नहीं है, वो वाला खत्म हो गया भैया। मनी सप्लाई ज्यादा तो इंटरेस्ट रेट कम, मनी सप्लाई कम तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा, इंटरेस्ट रेट कम तो मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का तो इसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल किसका है? मनी सप्लाई का ऑन इंटरेस्ट रेट। तो यह मनी सप्लाई की वजह से इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहेगा। अब देखें
ये कर देखे, ये इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई का रिलेशन है। आपने डिमांड में पढ़ा, डिमांड में भी इनवर्स रिलेशन था तो डाउनवर्ड स्लोप कर्व बनता है। आपने डिमांड ऑफ मनी भी देखा, उसमें भी इनवर्स रिलेशन है तो मनी डिमांड का कर्व डाउनवर्ड स्लोप बन रहा था। लेकिन ये जो है वो डाउनवर्ड स्लोप नहीं है, ये ऐसे ही वर्टिकल है। ये वर्टिकल की वजह, वर्टिकल की रीजन क्या है? वर्टिकल की एक ही रीजन है और वो ये लिखी हुई है, गवर्नमेंट हैज अल्टीमेट कंट्रोल और मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट से मुराद बाद में बताऊंगा कि सेंट्रल बैंक है। क्लियर? तो ये इंटरेस्ट रेट लिखा जरूर हुआ है, इंटरेस्ट रेट की वजह से मनी सप्लाई चेंज नहीं होगा। हाँ, मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करूंगा तो इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहेगा। कुछ कोई बात समझ आई? सप्लाई ऑफ मनी डायरेक्टली इफेक्ट्स एग्रीगेट डिमांड। कैसे? मनी सप्लाई ज्यादा, कंजम्पशन का आखिरी डिटरमिनेंट था छठा, मनी सप्लाई ज्यादा तो कंजम्पशन ज्यादा, कंजम्पशन ज्यादा जो कि कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का, तो एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा तो प्राइस लेवल भी ज्यादा, मनी सप्लाई ज्यादा तो प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई? मनी सप्लाई के डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ मनी सप्लाई, ये बहुत अहम बात है। मनी सप्लाई ज्यादा, इंटरेस्ट रेट कम, लेकिन इंटरेस्ट रेट मनी सप्लाई को चेंज नहीं करेगा। इससे पहले भी हम टाइप्स ऑफ मनी पढ़ चुके हैं, ये कुछ टाइप्स ऑफ मनी और देखें। ये भी है टाइप्स ऑफ मनी, लेकिन ये है ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी किसे कहते हैं? आपने लफ्ज लिक्विड तो सुना होगा। लिक्विड वो होता है जो जिसका फ्लो ज्यादा होता है, जिसका फ्लो, हम भी वही देख रहे हैं कि इस करेंसी के नोट का फ्लो कितना है, इसका फ्लो, ये भी टाइप ऑफ मनी है, इसका फ्लो कितना है। और भी टाइप्स पढ़ेंगे, देखेंगे कि किसका फ्लो ज्यादा है, किसका फ्लो कम है। ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी कुछ टाइप्स हम पढ़ेंगे। उसमें नंबर 1 है, उधर ही रखें, उधर ही रखें, कैमरा उधर ही रखें। इसमें है फॉर एग्जाम्पल M0 इक्वल्स टू, अभी जैसे आपने उस डेफिनेशन में देखा था मनी सप्लाई के डेफिनेशन में, नोट्स प्लस कॉइन्स, नोट्स एंड कॉइन्स। M1 इक्वल्स टू M0 प्लस, अच्छा M ये क्यों इसको M0 कहा जाता है, क्यों M1 इसको कहा जाता है, ये उन्होंने नाम रखे हैं बस शॉर्ट फॉर्म में। मनी 1, मनी 2, मनी नॉट, मनी 1 प्लस चेकिंग अकाउंट्स। एक और टाइप ऑफ मनी है M2 जिसमें M1, अच्छा इसमें मैं ये नहीं लिख रहा अब कि नोट्स प्लस कॉइन्स प्लस चेकिंग अकाउंट्स। M2 में मैं लिख रहा हूं कि क्योंकि इसमें M1 M0 भी आता है ना, नोट्स प्लस कॉइन्स प्लस चेकिंग अकाउंट्स प्लस कुछ और होगा, सेविंग डिपॉजिट। हम सिर्फ M1 लिख लेते हैं बस। एक और टाइप ऑफ मनी है M3 जो कि बराबर है M2 प्लस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। आप देखते रहे। लिक्विडिटी, कैश और सेविंग इससे तो हम इतना ज्यादा यूज करते नहीं है, सेविंग को हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते, इससे लिक्विड मनी में कैसे है? लिक्विडिटी कहते हैं फ्लो ऑफ मनी को। अगर हमने खर्च करना है तो कौन से पैसे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं,
वो कौन से पैसे हैं, ये कौन सी मनी है जिसको हम इजीली खर्च कर सकते हैं, या सब प्रायोरिटी बेसिस पे जिसको ज्यादा खर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले है नोट्स एंड कॉइन्स। अगर आपके पास आपकी जेब में है तो जैसे आपको जरूरत पड़ती है, जैसे आपने खर्च करना हो फौरन से नोट निकालते हैं और दे देते हैं, ठीक है, ये भी मनी है। और सबसे मोस्ट लिक्विड मनी ये है, मोस्ट लिक्विड मनी ये है। उसके बाद M1, आपके पास नोट्स एंड कॉइन्स फॉर एग्जांपल खत्म हो गए, लेकिन स्टिल आपने पेमेंट करनी है, आप क्या करेंगे? आप एटीएम जाते हैं, आप जाके मशीन से पैसे निकलवाते हैं, एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन, आप चेक बुक साइन करते हैं, जाके कैशियर को दे देते हैं, वो आपको उसी वक्त पेमेंट कर देता है। ये भी लिक्विड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये भी लिक्विड, इससे कम, लेकिन लिक्विड अभी भी है, लिक्विड अभी भी है। इसमें ऐसे नहीं लगेगा कि 2 दिन लगेंगे, उसमें हफ्ता लगेगा, इसमें महीनों लगेंगे, नहीं नहीं नहीं। ये चेकिंग अकाउंट सर क्या है? चेकिंग अकाउंट क्या है? ये एम नॉट तो हमें समझ आ गई बात। ये चेकिंग अकाउंट क्या है? ये चेकिंग अकाउंट आपका जो बैंक में आप करंट अकाउंट खुलवाते हैं, ये वो अकाउंट है आपका। करंट अकाउंट में क्या करते हैं आप? करंट अकाउंट में आप पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं, पैसे किसी भी वक्त विड्रॉ भी कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ओपन एंड है, आप जब मर्जी पैसे डिपॉजिट करवाएं, जब मर्जी पैसे विड्रॉ करें। इसमें ये भी लिक्विड है, लेकिन इससे कम लिक्विड है, लेकिन स्टिल ज्यादा लिक्विड मनी है। M2, स्टिल आपको पैसों की जरूरत पड़ी, अब क्या करेंगे? अब ये है कि आप कहेंगे हाँ मेरे पास बैंक में पैसे पड़े तो हैं, लेकिन वो सेविंग अकाउंट में है। अब आपको पता है कि सेविंग अकाउंट या सेविंग डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में क्या होता है? सेविंग अकाउंट में आप एक फिक्स इंटरवल के लिए पैसे रखवाते हैं, उस जिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। मुझे बताएं, क्या आपको आज पैसे चाहिए, आज पैसे चाहिए, ये 1 हफ्ते तक पैसे चाहिए, तो क्या आप अकाउंट से निकलवा सकते हैं इजीली? नहीं। अगर सेविंग अकाउंट से निकलवाएंगे, पहले तो आप इंतजार करेंगे 3 महीने, 5-6 महीने, साल जब गुजरेगा तब मुझे वो पैसे मिलेंगे, तब मुझे पैसे मिलेंगे, फिर मैं जाके इन्वेस्ट कर सकता हूं, जाके वो खर्च कर सकता हूं। लेकिन जरूरत पड़ी तो आप वो ये पैसा भी निकलवा सकते हैं, ऐसे नहीं कि आपका पैसा नहीं निकलवा सकते, निकलवा सकते हैं, पर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। बताएं, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी तो आप खर्च करेंगे? आप कहेंगे नहीं, ये नहीं खर्च करना। तो ये भी आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम एक्सेसिबल है। कुछ पैसे और भी हैं, एक टाइप ऑफ मनी और भी है M3। अगर मजीद स्टिल हमें फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ी तो क्या करें? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, फॉर एग्जांपल आपने बॉन्ड खरीदे हैं, अब बॉन्ड क्या किसी भी कहीं भी जाके आप वो इन कैश करा सकते हैं? नो। बॉन्ड के लिए इंतजार करना पड़ेगा, कब वो आपका नंबर लगेगा तो फिर आप वो पैसे रिसीव करेंगे। अब आपको पैसों की जरूरत है, 3 साल तक आपका वो नंबर नहीं लग रहा, तो ये ऐसे पैसे हैं जो आपके फंस गए हैं, अब इजीली ये आप खर्चे के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो मोस्ट एक्सेसिबल मींस के मोस्ट लिक्विड मनी कौन सी होगी? M0। मोस्ट इलिक्विड मनी कौन सी होगी? M3। मोस्ट इलिक्विड। अच्छा, लीस्ट लिक्विड मनी कौन सी होगी? M3। लीस्ट इलिक्विड मनी कौन सी है? लीस्ट इलिक्विड M0। ये लिक्विड है ना, ये भी ये लिक्विड है, तो ये इसको हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट इलिक्विड और लीस्ट लिक्विड। मोस्ट लिक्विड, मोस्ट इलिक्विड। क्लियर? ये कुछ टाइप ऑफ मनी है, इसको कहा जाता है नैरो या ट्रांजैक्शनल मनी, जो इजीली आपकी जेब से निकल जाते हैं, और ब्रॉड मनी जो फंस जाते हैं और आगे नहीं जाते। अच्छा, आप बार बार वो स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि सर शेयर्स इसी में आएंगे ना M3 में? शेयर्स नो, वो शेयर्स तो मनी है ही नहीं, वो शेयर्स तो मनी है ही नहीं। हाँ, वो तो हम उसमें जो है वो क्लासिफाई नहीं करेंगे। पॉज कीजिए।
जी नेक्स्ट है कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ मनी। क्या मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ चलो ऐसे करते हैं, मनी सप्लाई को हम ऐसे कंट्रोल करते हैं। मनी सप्लाई को ऐसे कंट्रोल करेंगे, इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं, मनी सप्लाई कंट्रोल हो गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं है, ऐसे नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट को कम करके मनी सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि ये कंट्रोल कौन करेगा? ये चैप्टर नंबर 12 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 इसको कंट्रोल करेगा, मनी सप्लाई। ये मॉनेटरी पॉलिसी इसको कंट्रोल करेगी, मनी सप्लाई को मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करेगी। चैप्टर नंबर 12 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 हमारा जी। इसके साथ ही हमारा ये मनी सप्लाई का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, ये दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। अब अगला करना है इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। इंटरेस्ट रेट को हम कैसे डिटरमिन करते हैं? इंटरेस्ट रेट मुझे नहीं पता, लेकिन ये नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो कर लें, एग्जाम में पूछते हैं इस तरह। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ होता है? डाउनवर्ड स्लोप। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोप। मार्केट इक्विलिब्रियम, इसको आपने क्या कहा था? इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये, और ये प्राइस कौन सी होगी? इक्विलिब्रियम प्राइस। मार्केट में कौन सी प्राइस प्रिवेल करती है? इक्विलिब्रियम प्राइस, ये प्राइस प्रिवेल करती है। यानी ये प्राइस डिटरमिन की थी मार्केट में कौन सी प्राइस प्रिवेल करेगी, ये आपने इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बायर और सेलर। बायर इस पॉइंट पे खरीदने वाला खरीदने को तैयार और बेचने वाला बेचने को तैयार हो गया था, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन हो गई थी। अब इंटरेस्ट रेट हमने कैलकुलेट करना है। हमारे पास है मनी डिमांड कर्व, ये मनी डिमांड है MD, और ये है मनी सप्लाई कर्व। अब इन दोनों का इक्विलिब्रियम बनाना है। अब इन दोनों का इक्विलिब्रियम, ये है मनी डिमांडेड और ये मनी सप्लाई। जिस पॉइंट पे दोनों इक्वल है, बराबर है, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस पॉइंट पे प्राइस नहीं बल्कि अभी इंटरेस्ट रेट है, ये इंटरेस्ट रेट, ये इंटरेस्ट रेट डिटरमिन हो गया। जैसे आपने चैप्टर 2 में प्राइस डिटरमिन की थी, वैसे मैंने इंटरेस्ट रेट डिटरमिन कर दी। आसान है, मुश्किल है? क्या आप इस इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं? क्या आप इस इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं? चैप्टर 2 LO7। हाँ, कैसे? डिमांड या सप्लाई को चेंज करके आप इसको इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं। क्या आप इस इंटरेस्ट रेट को चेंज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? मनी सप्लाई को चेंज करें, इंटरेस्ट रेट चेंज। मनी डिमांड चेंज करें, इंटरेस्ट रेट चेंज। ठीक है, लेकिन हम मनी सप्लाई क्यों करें? क्योंकि मनी सप्लाई इफेक्ट इंटरेस्ट रेट। देखिए, मनी सप्लाई इंक्रीज तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस, मनी सप्लाई इंक्रीज तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस। ये इंटरेस्ट रेट अब कम हो रहा है, मनी सप्लाई क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। ये है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। देख लें, इंटरेस्ट रेट इज द प्राइस फॉर मनी लाइक एनी अदर प्रोडक्ट। इज द प्राइस फॉर मनी लाइक एनी अदर प्रोडक्ट का मतलब क्या है? चैप्टर 2 में जो आपने किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमिन की थी, इंटरेस्ट रेट इज डिटरमिन, प्राइस इज डिटरमिन बाय इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इंटरेस्ट रेट इज डिटरमिन बाय इंटरेक्शन ऑफ डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। वही बात ये देख लें आपके सामने। क्या इस रेट को हम चेंज कर सकते हैं? क्या इंटरेस्ट रेट को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मनी सप्लाई को चेंज करें, इंटरेस्ट रेट चेंज। इंटरेस्ट रेट विल बी चेंज इन द मार्केट इफ डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी इज शिफ्टेड। शिफ्टेड का मतलब मनी डिमांड या सप्लाई को चेंज करके ड्यू टू नॉन प्राइस डिटरमिनेंट, तो ये चेंज हो जाएगा।
यस कर सकते हैं, मनी डिमांड बिल्कुल चेंज होता है। मनी डिमांड को चेंज करने के हमने प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स के अलावा जो दो तीन डिटर्मिनेंट्स और पढ़े थे। पेस ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन, पेस ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन ज़्यादा तो मनी डिमांडेड कम, और जीडीपी ज़्यादा तो ये मनी डिमांड ज़्यादा, प्राइस लेवल ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा। तो हर केस में जो है वो ये चेंज हो सकता है। ओके, केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी एंड लिक्विडिटी ट्रैप, ये क्या है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कैसे? लिक्विडिटी को प्रेफर कर रहे हैं लोग, लिक्विडिटी यानी कैश को क्यों प्रेफर करते हैं? क्यों लोग अपने पास कैश में पैसे रखते हैं? क्यों इन द फॉर्म ऑफ इलिक्विड एसेट ये पैसे नहीं रखते? लोग क्यों अपने पास थोड़े से पैसे कैश में रखते हैं? उसकी रीजन बतानी है। पीपल प्रेफर टू होल्ड मनी इन लिक्विड फॉर्म रादर देन इलिक्विड एसेट, यानी बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाते। पीपल कैन होल्ड इलिक्विड एसेट, वो कहता है पीपल इलिक्विड एसेट भी रखते हैं। इलिक्विड एसेट का क्या मतलब है? बैंक में भी पैसे रखवाते हैं, अगर बदले में इंटरेस्ट ज्यादा उनको मिले तो बैंक में रखवाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिक्विडिटी है, ये किस पे डिपेंड करती है? ये इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो हम अपने पास कैश में पैसे नहीं रखेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा, यही तो बात डिमांड ऑफ मनी में भी हमने की थी कि लोग फिर कैश डिमांड नहीं करेंगे, फिर बैंक में जाके पैसे रखवाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिले। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो उस सूरत में हम क्या करते हैं? बैंक में पैसे नहीं रखवाते बल्कि अपने पास पॉकेट में पैसे रखते हैं। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मनी डिमांडेड। मोटिव्स ऑफ होल्डिंग मनी इन लिक्विड फॉर्म, ये चैप्टर नंबर 7 में भी आप पढ़ चुके हैं। सेविंग के डिटर्मिनेंट्स में वो आखिरी जो डिटर्मिनेंट था सब्जेक्टिव मोटिवेशन फॉर सेविंग्स, उसमें भी मैंने बताया था। ये भी वही है, मोटिव्स ऑफ होल्डिंग मनी इन लिक्विड फॉर्म, कि लोग लिक्विड फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ कैश पैसे क्यों प्रेफर करते हैं, क्यों अपने पास रखते हैं। उधर भी 3 वजह थी, ये इधर भी 3 वजह है। ट्रांजैक्शनल मोटिव्स, ट्रांजैक्शनल मोटिव्स कहते हैं डे टू डे परचेजेस के लिए, डे टू डे परचेजेस के लिए आप अपने पास पैसे ज्यादा रखते हैं। और साथ में वो ये कहता है कि ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ इनकम पे, क्योंकि लेवल ऑफ इनकम ज्यादा तो खर्चे कम, लेवल ऑफ इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, खर्चे ज्यादा, कंजम्पशन ज्यादा, तो ज्यादा कंजम्पशन के लिए आपको ज्यादा पैसे अपने पास रखने पड़ेंगे। प्रिकॉशनरी मोटिव्स, प्रिकॉशनरी एहतियातन आप अपने पास पैसे ज्यादा रखते हैं। मैंने आपको बताया था फॉर एग्जांपल, आप किसी ऐसी जगह पे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, जो आपको पता हो कि अगर मैं रोजाना इस पे जाऊंगा तो रिस्क है कि मेरा बाइक पंक्चर हो जाए, तो आप थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा रखते हैं कि अगर वो खुदा ना खास्ता पंक्चर होता है तो उसके लिए भी पैसे मैं रख लेता हूँ। या पैसे इसलिए रखते हैं कि कोई मसला भी हो सकता है, ज़रूरत पड़ सकती है आगे, मुझे खाना भी जो है वो मैं बाहर से मुझे खाना पड़ सकता है, तो उसके लिए थोड़े से पैसे आप ज़्यादा रखेंगे। पीपल होल्ड मनी टू इज अ प्रिकॉशनरी फॉर इमरजेंसी पर्पस व्हेन इट माइट सडनली बी नीडेड। दिस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादा मोहतात होते हैं, वो ज़्यादा पैसा अपने पास रखते हैं, और कुछ जो है वो आपके जैसे होते हैं जिसका अल्लाह पे यकीन पुख्ता होता है कि कोई मसला नहीं होगा, हम तो घर से दुआएं पढ़ के निकलें, फिर भी आपको पैसे तो रखने पड़ेंगे थोड़े से। इफ देयर इज हाई अनसर्टेनिटी पीपल विल हैव हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस, क्योंकि लोगों का ईमान खराब ना करें, पैसे थोड़े से रखें और अल्लाह पे तवक्कुल करें। स्पेकुलेटिव मोटिव्स, पीपल वांट टू मेक मोर मनी फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग मनी, ये है वो बिजनेस, पैसे से पैसे कमाते हैं। याद है आपको चैप्टर 7 में हमने थोड़े से पैसे सेव किए थे, किस लिए? कि पैसे कमाएंगे। दिस डिपेंड ऑन मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, मार्केट में पैसे देंगे, बैंक में रखवाएंगे, ज्यादा सूद खाएंगे। इफ मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो, पीपल विल होल्ड मोर मनी टू इन्वेस्ट इन सम अदर बिजनेस। फॉर एग्जांपल, हम शेयर परचेज करेंगे, हम बैंक में पैसे नहीं रखवाएंगे। यह है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। क्या है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी? क्यों लोग अपने पास कैश में ज्यादा पैसे होल्ड करते हैं रादर कि वो बैंक में जाके जमा करवाएं। हाँ, बैंक में भी जमा करवा सकते हैं अगर इंटरेस्ट रेट क्या हो, ज्यादा हो। मोटिव्स क्या, क्यों जरूरत क्यों पड़ती है लोगों को कैश में पैसे रखने की?
तीन मोटिव्स हैं, तीन वजूहात हैं, तीन रीजन है। नंबर 1 ट्रांजैक्शनल मोटिव्स, डे टू डे परचेजेस के लिए। प्रिकॉशनरी मोटिव, इमरजेंसी पर्पस के लिए। खुदा ना खास्ता मैंने उसके साथ लिखवाया था, खुदा ना खास्ता मेहमान आ गए, तो ये सिर्फ याद रखने के लिए ताकि आपको याद रहे। खुदा ना खास्ता मेहमान आ गए, प्रिकॉशनरी। या बीमारी आ सकती है, बीमारी आ सकती है, लोग इसलिए अपने पास रखते हैं पैसे। और नंबर 3 स्पेकुलेटिव पर्पस, यानी पैसे कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए थोड़े से पैसे हम अपने पास रखते हैं। ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसका और भी है, लिक्विडिटी ट्रैप। सुने, लिक्विडिटी ट्रैप का कॉन्सेप्ट क्या है? लिक्विडिटी ट्रैप का कॉन्सेप्ट ये है, फॉर एग्जांपल हम इस वक्त रिसेशन में हैं। हम क्या है? रिसेशन। रिसेशन का मतलब एग्रीगेट डिमांड बहुत कम है, लोगों की इनकम भी बहुत कम है। अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगी ताकि उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़े, इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करे, प्रोडक्शन ज्यादा हो, ज्यादा लेबर को वो हायर करे। लेबर को हायर करेंगे तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, पॉवर्टी रेट कम, गवर्नमेंट का टैक्स भी बढ़ेगा, क्राइम रेट कम हो जाएगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे तो ये सब कुछ होगा। लेकिन जब गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई को इंक्रीज किया तो उसकी वजह से क्या हुआ? क्या हुआ उसकी वजह से? जब गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई को इंक्रीज किया तो एक धमाकी हो गई, एक छोटी सी धमाकी। देखते हैं ये क्या है? ये है मनी सप्लाई। इंटरेस्ट रेट, चले सीधी नहीं है ना? मनी डिमांड को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ओ ठीक है, चलो मनी डिमांड, इस वक्त इंटरेस्ट रेट ये है। हम मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, मनी सप्लाई ज्यादा, तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। हम मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाता है। रिसेशन है, रिसेशन है। हमने ये क्यों किया था? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बहुत कम है ना, एग्रीगेट डिमांड बहुत कम थी। इस एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए हमने मनी सप्लाई को इंक्रीज किया। हमने जब मनी सप्लाई को इंक्रीज किया, मनी सप्लाई को इंक्रीज किया तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? कम। चाहते तो हम ये थे कि इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़े, लेकिन जब ये पैसा लोगों के पास जाएगा, लोगों के पास पैसा जाएगा तो लोग इस पैसे को आगे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। वो क्यों? इन्वेस्टर को पैसा चाहिए लेकिन कोई इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा। क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे? क्योंकि मार्केट का इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। वो कहता है मैं इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, मुझे बदले में कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूं? मैं तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा। हमने सोचा ये मनी सप्लाई को हमने इंक्रीज किया था एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कम हो गया, लोग आगे एंटरप्रेन्योर को, इन्वेस्टर को पैसे नहीं दे रहे। पैसे नहीं देंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब हमारा ये मनी सप्लाई करने का, इसको इंक्रीज करने का जो फॉर्मूला, जो पॉलिसी थी, वो फेल हो गई। मनी सप्लाई की पॉलिसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी हमारी फेल हो गई। ये देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी फेल्स इन दिस सिचुएशन। मॉनेटरी पॉलिसी फेल्स इन दिस सिचुएशन। ये मॉनेटरी पॉलिसी फेल क्यों हो गई? Liquidity trap is a situation where rate of interest is so low that increase in money supply has no effect on interest rate or economic growth. फिर से सुने, हम रिसेशन में थे क्योंकि इस वक्त एग्रीगेट डिमांड बहुत कम है। हमने सोचा मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं, इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ या एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगी, उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड विल आल्सो इंक्रीजेस।
जैसे हमने मनी सप्लाई को इंक्रीज किया, उसकी वजह से मार्केट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो गया, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है दोनों में। मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम हो गया। अब जब लोगों के हाथ में ये पैसा गया, लोगों ने कहा कि हम तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको सेव करेंगे। हमने पूछा भाई क्यों सेव करोगे? कहता है इंटरेस्ट रेट कम है, इस वजह से सेव करेंगे। अभी मैंने बताया आपको कि इंटरेस्ट रेट कम तो हम सेविंग करेंगे, यानी हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। डिमांड ऑफ मनी के डेफिनेशन में भी था कि जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम है तो हम पैसा अपने पास रखेंगे, हम इन्वेस्टर को पैसा नहीं देंगे। तो जब इन्वेस्टर के पास पैसा नहीं जाएगा तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्या करेगा? जब वो इन्वेस्ट नहीं करेगा तो प्रोडक्शन कहां से होगी? प्रोडक्शन नहीं होगी तो प्रोडक्शन का मतलब जीडीपी है ना, एग्रीगेट डिमांड है, तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड भी नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये मनी सप्लाई को इंक्रीज करने का जो मशवरा किसी ने दिया था वो सही नहीं था, ये पॉलिसी हमारी सही नहीं थी। मनी सप्लाई की इस पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो गई। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये मनी डिमांड, और फिर यहां पे आके ये क्या? लिक्विडिटी ट्रैप है। हम फंस गए। अब हम मनी सप्लाई जो हमने इंक्रीज किया इसमें अब फंस गए। इस गैप को कहा जाता है लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप। क्या इस लिक्विडिटी ट्रैप को हम खत्म कर सकते हैं? क्या हम इसको खत्म कर सकते हैं? यस। एक तो आपके जहन में सबसे पहले यही आएगा ना, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करो। बिल्कुल ठीक है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करो। इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे, लोग घर से पैसा निकाल के इन्वेस्टर को देंगे क्योंकि बदले में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। अब इन्वेस्टर ये पैसा इन्वेस्ट करेगा। इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करके बिल्कुल कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करके मनी सप्लाई हम नहीं बढ़ा रहे, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करके लोगों के पास जो पैसा है वो घरों से निकाल रहे हैं। मनी सप्लाई का मतलब क्या है? मनी सप्लाई गवर्नमेंट जो है वो नए नोट छाप रही है। अच्छा, और क्या वजह हो सकती है? कैसे इसको हम ओवरकम कर सकते हैं? ये ऐसे लिक्विडिटी ट्रैप को खत्म कर सकते हैं। हम गवर्नमेंट से कहेंगे आप खुद इन्वेस्ट करो, आप खुद स्पेंडिंग करो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, क्योंकि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, आपके प्रोजेक्ट्स की वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं वो भी आएंगे, तो उसकी वजह से ओवरऑल क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा, जब ये इंटरेस्ट रेट, रिसेशन है ना, चूंकि रिसेशन है, जब इन्होंने काम शुरू किया तो ये कहेंगे रिसेशन है, हम ज्यादा पैसे चार्ज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रिसेशन में लोगों की इनकम कम होगी। तो इस वजह से भी इन्वेस्टर कहेगा मैं तो भाई इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टर के पास जाती है, उनको तसल्ली देती है, आप परेशान ना हो, फिक्र ना करें, हम जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक प्राइस सेट करती है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्राइस सेट कर सकती है। उस प्राइस को हमने नाम दिया था रेगुलेटेड प्राइस, कि हम आपकी मदद करेंगे, हम एक प्राइस सेट करके देंगे और वो ज्यादा प्राइस हुआ करेगी। उन्होंने कहा हाँ फिर ठीक है, फिर हम इस मसले से निकल सकते हैं। देखिए, मैया टू ओवरकम या ब्रेक लिक्विडिटी ट्रैप, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ, गवर्नमेंट आप खुद इन्वेस्ट करो, टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड गवर्नमेंट itself should spend invest by running a budget deficit, develop expectation of higher price in future, expectation of higher inflation will cause saving less to be worthless। तो आपके पास जो पैसे पड़े हुए उस वो तो खत्म हो जाएंगे, उसकी फिर क्या जरूरत है? जब चीजों की प्राइस बढ़ेगी तो आपके पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी, देयरफॉर कंजम्पशन विल इंक्रीजेस, लोग फिर अब कंज्यूम करेंगे। क्लियर? लिक्विडिटी ट्रैप का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। एक टॉपिक और है छोटा सा, बॉन्ड एंड इट्स प्राइस। पीपल होल्ड वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ मनी भी और बैंक में भी, इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड बैंक, मनी फॉर ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी मोटिव्स एंड स्पेकुलेटिव मोटिव्स, एंड बैंक में भी पैसे रखवाते हैं। कब? इफ मार्केट का रेट इज हाई। अगर ये मार्केट का रेट लो हो तो फिर क्या करते हैं लोग? तो फिर अभी हमने पढ़ा कि अगर मार्केट का रेट लो है तो फिर लोग क्या करते हैं? बॉन्ड्स या शेयर परचेज करते हैं, इफ मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो। पता है, लोग पैसे इन द फॉर्म ऑफ मनी अपने पास रखवाते हैं। अगर उन्होंने पैसे, डिमांड ऑफ मनी इंक्रीज नहीं करना, यानी अपने पास पैसे होल्ड नहीं करने, तो क्या करते हैं? बैंक में पैसे रखवाते हैं। किस सूरत में? जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा
और अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा ना हो तो क्या करते हैं, बैंक में भी पैसे नहीं रखवाते, अपने पास भी नहीं रख रहे, बैंक में पैसे नहीं रखवा रहे, फिर क्या करते हैं, अगर तो इन्वेस्टमेंट यानी शेयर परचेज करके उनको ज्यादा मुनाफा हो रहा है तो बॉन्ड या शेयर परचेज करते हैं। हम बॉन्ड पढ़ रहे हैं, शेयर नहीं पढ़ रहे। बॉन्ड, इफ मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो। बॉन्ड किसे कहते हैं, आपने I2P में भी पढ़ा होगा, बॉन्ड किसे कहते हैं। बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट है, एक कागज है, इसके ऊपर लिखा होता है कि आपने हम कंपनी को या गवर्नमेंट को इतने पैसे दिए इतने सालों के लिए, इतने अरसे के लिए, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पेमेंट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको फिक्स मिलता रहेगा, फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा, ठीक है। इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स होता है। मार्केट का रेट कम ज्यादा हो सकता है, कैसे, डिमांड सप्लाई की वजह से वो चेंज होता रहता है, लेकिन ये बॉन्ड का जो रेट होगा वो फिक्स हुआ करेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। प्राइस ऑफ बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट का इनवर्स रिलेशन है, प्राइस ऑफ बॉन्ड और रेट ऑफ इंटरेस्ट का इनवर्स रिलेशन है। क्या मतलब इसका, कि अगर मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा तो बॉन्ड की प्राइस कम होगी, अगर मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो बॉन्ड की प्राइस ज्यादा होगी। देखते हैं, इसको समझते हैं। प्राइस को आप लिखे वैल्यू, इंटरेस्ट रेट कौन सा होता है, मार्केट का रेट, मार्केट का इंटरेस्ट रेट, और एक बॉन्ड पे भी रेट मिलता है, ये रेट होता है फिक्स, ये रेट फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल ये है 8%, पॉसिबिलिटी ए, पॉसिबिलिटी ए, कहते हैं आपके पास पैसे हैं, अगर हो तो आप क्या करेंगे, मार्केट में इंटरेस्ट इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट में जाके बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, लोन देंगे, इंटरेस्ट ज्यादा कमाएंगे। अच्छा, अगर किसी के पास बॉन्ड है तो वो क्या करेगा, बॉन्ड बेच के वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रिसीव करेगा। बॉन्ड पे भी तो इंटरेस्ट ले रहा है, इधर भी इंटरेस्ट ले रहा है, ले तो इंटरेस्ट ही रहा है दोनों जगह, सूद तो दोनों ही जगह ले रहा है, दोनों जगह छोड़े 8%, 12%, चले हराम कर रहा हूं तो हराम की कमाई इंशाल्लाह अच्छी करूंगा। तो लोग बॉन्ड से पैसे निकाल के, बॉन्ड बेच के इधर शिफ्ट होंगे, ऐसे ही होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू गिर गई, इसकी वैल्यू कम हो गई, इसकी वैल्यू कम होगी। अच्छा, किसी के पास बॉन्ड है, 100 रुपए वाला बॉन्ड है, 100 रुपए का बॉन्ड है, इसमें इसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 8%, इधर 12। अब वो आपसे कहता है यार 100 रुपए का बॉन्ड ना मेरे से 98 में ले लेना। पता है आपको कितना प्रॉफिट हो गया, 2 रुपए का मुनाफा हो गया, 2 रुपए का मुनाफा हो गया। अच्छा, वो उसको तो नुकसान होगा, उसको कोई फायदा नजर आ रहा है, इस वजह से तो ऐसे कर रहा है। जब वो 8 से 12 पे शिफ्ट होगा, बताएं कितना प्रॉफिट होगा, 4 का, 2 का उसको नुकसान हो गया, -2, 2 का फिर भी उसको प्रॉफिट ही है ना, उस बंदे को भी 2 का प्रॉफिट है, उससे प्रॉफिट नजर आ रहा है लेकिन उसका प्रॉफिट कम हो गया। आपने ये लिया कितने में, 98 में परचेज किया, यह परचेज आपको फायदा कितने का हुआ, प्रॉफिट आपका 2 रुपए का। अच्छा, ये लोग पता है क्या करते हैं, ये लाइन लिखी हुई, दिस हैपेंस बिफोर एंड आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। होता क्या है कि ये मार्केट में कुछ बंदे बैठे होते हैं, कुछ एनालिस्ट बैठे होते हैं जिनको पता होता है कि मार्केट का रेट, जो कि फॉलो कर रहे होते हैं उसके स्टैट्स को, कि कब ये इंक्रीज होगा, कब ये बॉन्ड की प्राइस डिक्रीज, सॉरी ये मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा। तो जैसे उनको लगता है ना कि मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, अभी फ्यूचर में जो है वो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो वो आज से बॉन्ड खरीदना, बॉन्ड देखना शुरू करते हैं, बॉन्ड खरीद लेते हैं, बॉन्ड खरीद लेते हैं, सस्ते बॉन्ड खरीद लेते हैं, क्योंकि लोगों ने अब मार्केट की तरफ, इंटरेस्ट रेट की तरफ जाना है। ये 100 वाला बॉन्ड 98 में खरीद लेंगे। अब इनको पता है कि ये जो बूम है इंटरेस्ट रेट का, ये सिर्फ 2 महीने है, 2 महीने के बाद ये कम हो जाएगा,
2 महीने के बाद यही इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% नहीं रहेगा बल्कि ये 5% रहेगा, तो वापस लोग क्या करेंगे? शाबाश, अब क्या करेंगे? आप वापस बॉन्ड की तरफ आएंगे कि यहां से जो है वो आप इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा मिल रहा है। तो जब ये देखेंगे कि अब लोग ज्यादा बॉन्ड खरीदने जा रहे हैं तो ये कहेंगे ना 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 ना, ये 100 वाली चीज जो है वो 100 रुपए में हम नहीं खरीदेंगे। अब इनके पास है ना ये बॉन्ड, तो सारे ये 100 वाली चीज है ना, 100 वाली चीज है, तो 100 वाली चीज हम खरीदेंगे 101 में। अगला भी खरीद लेगा, अगला कहेगा मुझे 1 रुपए का अगर नुकसान हो रहा है तो 5 to 8 पे जा रहा हूं तो 2 रुपए का मुझे स्टिल फायदा है। लेकिन बैठे बैठे इनको फायदा हो गया, 1 रुपए का फायदा इधर, 2 रुपए का फायदा इधर, बैठे बैठे 3 रुपए का फायदा, ना कुछ किया ना कुछ गया, बस सिर्फ आया। क्या आया? 1 + 2 3 रुपए इनके पास आ गए। तो ये कुछ लोग ऐसे भी पैसे कमाते हैं। इफेक्ट ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि अच्छा ये एक्सपेक्टेशन जो है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्यों है, बॉन्ड के साथ क्यों नहीं है? हम तो बॉन्ड पढ़ रहे हैं, मार्केट का रेट क्यों चेंज करवा रहा है? क्योंकि बॉन्ड पे जो रेट होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। इफ मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन एवरेज या नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड पीपल एक्सपेक्टेड टू फॉल people will buy bonds now and sell when market rate of interest will decrease। आज खरीदेंगे तो जब मार्केट का रेट, इधर इधर करें, मार्केट का जब रेट कम हो जाएगा, तो जब मार्केट का रेट कम होगा तो उस वक्त बेच देंगे। उस वक्त क्या करेंगे? बेच देंगे। ये लिखा हुआ है पीपल विल बाय बॉन्ड्स नाउ, आज खरीदेंगे और जब मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो हम इसको बेच देंगे। एंड प्राइस ऑफ बॉन्ड विल इंक्रीज, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी औकात बढ़ जाएगी। एंड वाइस वर्सा, इसी तरह अगर वो इंक्रीज करता है तो फिर उसकी वैल्यू कम भी हो जाती है। बॉन्ड समझ आ गया? फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, लगता तो ऐसा है पता नहीं कितनी बड़ी थ्योरी होगी ये, लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं, जीरो जान है इसमें। फिशर एक साइंटिस्ट, एक इकोनॉमिस्ट, उसने एक थ्योरी प्रेजेंट की है और आपको याद है वो डिफरेंट व्यूज अबाउट मनी, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था। LO3 में फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर फंक्शन के नीचे था। 3 डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के व्यूज थे। क्लासिकल वाले कहते हैं कि इसको हम यूज कर सकते हैं सिर्फ फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसके अलावा इसका कोई इसकी औकात नहीं है। केन्स ने कहा नहीं 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 नहीं, इसको मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। फिर मॉनेटरिस्ट आए, उन्होंने कहा हाँ भाई केन्स भाई आपकी बात ठीक है, लेकिन शॉर्ट रन में ये पॉसिबल है, लॉन्ग रन में तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो यहां पे ये कहता है फिशर कि मनी सप्लाई डज नॉट हैव इफेक्ट ऑन आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, इफ मनी सप्लाई इज इंक्रीज्ड सो विल बी द प्राइस लेवल। यानी यहां तक जो बात थी है इसकी वो कहता है कि इसकी वजह से कोई एम्प्लॉयमेंट में, कोई आउटपुट में चेंज नहीं आएगा। हाँ अगर होगा तो सिर्फ इसकी वजह से प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसके इक्वेशन देखें, इक्वेशन में क्या कह रहा है? MV इक्वल्स टू PY, M क्या है? मनी सप्लाई, V M मनी सप्लाई, V है वेलोसिटी ऑफ मनी, P प्राइस लेवल एंड वाइज इनकम, एग्रीगेट इनकम। अच्छा इसमें फर्दर वो क्या कह रहा है? बोंगी तो आप चेक करें ना। वो कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ मनी किसे कहता है? सर्कुलेशन ऑफ नोट्स इन इकोनॉमी। एक नोट्स कितने टाइम सर्कुलेट होता है? 100 रुपए का नोट है वो 10 टाइम सर्कुलेट होगा, 50 होगा, 500 होगा, 1000 टाइम सर्कुलेट होगा या 1 टाइम सर्कुलेट होगा? ये है वेलोसिटी ऑफ मनी। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इनकम, हम अज्यूम करेंगे कि वेलोसिटी एंड इनकम लेवल या फुल ये एग्रीगेट डिमांड विल बी एट फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर ये जो है कांस्टेंट, ये भी दोनों, ये भी कांस्टेंट, तो पीछे क्या रह गया? M और P। अब मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे तो प्राइस इंक्रीज, मनी को सप्लाई को डिक्रीज तो प्राइस भी डिक्रीज।
क्या इसमें रॉकेट साइंस है, क्या किया इसने, लेकिन चलें इसको डिस्कस करते हैं। दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड एक्सप्रेस्ड बाय फिशर इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन mv इज इक्वल टू py। अजम्पशन देखें, वेलोसिटी v is constant, इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट, हेंस नेशनल आउटपुट रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी दो वेरिएबल जो है वो ये तो कांस्टेंट हो गए v और y, ये नेशनल आउटपुट है, ये इनकम है। न्यू सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, विल बी स्पेंट ऑन परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज सो दैट इट सर्कुलेट्स, सो दैट इट सर्कुलेट। मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग चीजें होंगी उनके ऊपर खर्च करेंगे, नई प्रोडक्शन नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑपरेट कर रही है, तो जो एग्जिस्टिंग चीजें होंगी सिर्फ उन पे ये खर्च करेंगे। तो जब उन पे खर्च करेंगे तो उनकी प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। प्राइस इज अ पैसिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर किसे कहते हैं? पैसिव फैक्टर जैसे हमने ये पढ़ा था कि बेटे का बाप के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, हाँ वालिद साहब का बेटे पे कंप्लीट कंट्रोल है। प्राइस इज अ पैसिव फैक्टर। प्राइस इज अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स बट प्राइस डज नॉट अफेक्ट अदर फैक्टर्स। एक्सप्लेनेशन, if supply of money is increased, individual will spend excess money on goods and services. As economy is already at full capacity, excess spending causes increase in price level. Hence, if we double the money supply, it will double the price level. आगे छोड़ें, आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये वाली लाइन पढ़े। If government want to control price level, it should control money supply, क्योंकि money supply की वजह से price level change होगा। मनी सप्लाई ज्यादा तो प्राइस लेवल भी ज्यादा, इन्फ्लेशन ज्यादा, मनी सप्लाई कम तो प्राइस लेवल कम। क्रिटिसिज्म देखें, अजम्पशंस आर वीक। कौन सी अजम्पशन है? अजम्पशन क्या है? अजम्पशन क्या है? ये अजम्पशन है वेलोसिटी कांस्टेंट, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो हम रीच नहीं कर सकते। अच्छा, नोट के बारे में मैं कैसे कह सकता हूं ये नोट जो है वो 10 टाइम सर्कुलेट होगा। किसी के बच्चे के हाथ लग गया तो, किसी खातून के हाथ लग गया तो फिर क्या होगा इसका? है आसम भाई, फजान भाई, it is theoretical model with limited practicability. Achieving full employment level is doubtful in practical, but ये तो possible ही नहीं है। Supply of money and price level may not exactly proportional to each other. जितने मैं प्राइस मनी सप्लाई को इंक्रीज करूंगा प्राइस लेवल भी उतने से इंक्रीज होगा। अच्छा, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट है, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। मैं क्या करूंगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज करता हूं तो लोगों की इनकम क्या होगी? बढ़ेगी। हमने पढ़ा कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे तो यही खर्च होगा किसके ऊपर? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, कंजम्पशन। लेकिन मुझे बताएं कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन क्या बढ़ती है? यस, बढ़ेगी। जितनी इनकम बढ़ी है क्या कंजम्पशन उतने से बढ़ेगी? नो, ऐसे नहीं होगा, बल्कि कंजम्पशन बढ़ेगी और सेविंग भी बढ़ेगी। तो अगर मनी सप्लाई को मैं 100 से इंक्रीज करूं तो क्या कंजम्पशन भी 100 से इंक्रीज होगी? नो, लेस देन 100। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ थोड़े से पैसे सेव हो गए। मतलब क्या हुआ कि अब प्राइस लेवल में जो इंक्रीज आएगा वो इसके बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ थोड़े पैसे हम क्या करते हैं, सेव भी कर लेते हैं। सेविंग इसकी एक एग्जांपल है, एंड टैक्स भी इसकी एक एग्जांपल है, इसकी इंपोर्ट भी एक एग्जांपल हो सकती है। मनी इज कंसीडर्ड ओनली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हाउएवर इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ अकाउंट, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बात की थी। अगेन वो कह रहा है कि क्या मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं? ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है ये, लेकिन हम तो चैप्टर 12 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 में पढ़ेंगे। आखिरी बात, वैल्यू ऑफ मनी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस लेवल। प्राइस वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा, प्राइस लेवल कम। वैल्यू ऑफ मनी कम, प्राइस लेवल ज्यादा। यानी प्राइस लेवल को जितना इंक्रीज करेंगे, जितनी चीजों की प्राइस बढ़ेगी उतनी मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बुजुर्ग कहानियां सुनाते हैं ना कि हमारे दौर में तो 4 रुपए की गाड़ी आती थी। वो बताते हैं शादी पे खर्चा हुआ था 2 रुपया टोटल। उस वक्त क्या था? उस वक्त प्राइस लेवल कम, चीजें आने में आती थी। अब पता नहीं क्या उसको कहते थे उस वक्त अल्फाज। प्राइस लेवल बहुत कम,
तो वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा थी, आज प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा हो गई, वैल्यू ऑफ मनी कम। अगर हम क्या करें, एफ वी डबल द मनी सप्लाई को डबल करें, प्राइस लेवल विल डबल, प्राइस लेवल ज़्यादा, तो वैल्यू ऑफ मनी कम, वैल्यू ऑफ मनी विल बी हाफ। ठीक है, इसलिए छुड़वाया था वो, कि जब वो पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ मनी तो ये हो जाएगा। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ये आसान सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10। उम्मीद करते हैं याद भी कर लिया होगा आपने साथ साथ। चलें, आज का लेक्चर ये ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।